देखो आप सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है? ये सॉल्वेंट सर जो सॉल्यूट को करते क्या? सर जिसमें सल्यूट डालते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट होता है सॉल्यूशन सर। वगैरह नहीं बना रहे है ना, यहाँ पे एक अलग कहानी सॉल्वेंट की। बेसिकली आप लोग को यहाँ पे सॉल्वेंट के टाइप पढ़ना, कौन कौन से होते हैं तो लिखना आप लोग। सॉल्वेंट के दो टाइप होते हैं आपके, कौन कौन से? सर फिजन के बाद न्यू हेडिंग है ना ये? हाँ जी, एक तो होता है आपका पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर को हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया इनटू टू टाइप। एक तो होता है पोलर प्रोटिक, दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक। पोलर सॉल्वेंट मतलब डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। बोलिए सही है क्या? यस सर। तो लिखना आप लोग यहां पर हमें बेसिकली तीन चीजें पढ़ना है। पोलर प्रोटिक क्या होता है, एप्रोटिक क्या होता है एंड नॉन पोलर क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखें। यस सर। लिखना a solvent in which proton or hydrogen atom proton as well as hydrogen atom is directly attached to more electronegative atom is directly attached to more electronegative atom। एक बार स्टार्ट सर और एक ही एज वेल एज मैंने लिखा a solvent in which hydrogen or proton is directly attached to more electronegative atom like oxygen, nitrogen, fluorine, etc. सर प्रोटॉन और हाइड्रोजन है कि सर प्रोटॉन एज वेल एज हाइड्रोजन? जो भी लिखना है यार, दोनों बातें एक ही होती है। प्रोटॉन और H प्लस दोनों एक ही बात होती है। सर लिखना क्या है? नेक्स्ट ना आप लोग पोलर सॉल्वेंट लिखना एंड इट इज act as a solvent and may it is act as a solvent as well as। सर ये किसके हेडिंग में लिखना है? जी इसी में बेटा पोलर प्रोटिक में लिख देना it act as a solvent as well as can take participate in a reaction as well as and as well as take participate in a chemical reaction। लिख लिया? बोलिए। पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। सर एज वेल एज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन है ना? हाँ जी। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एग्जांपल में लिखना। सबसे पहले तो सबसे मेन सॉल्वेंट तो आपका वाटर ही है, H2O के बाद में लिक्विड अमोनिया
नेक्स्ट मैंने बोला अल्कोहल, दैट इज ROH। नेक्स्ट होगा अमोनिया के डेरिवेटिव, दैट इज 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, सर ये इसके एग्जांपल्स है। सर एग्जांपल्स है ना? हाँ जी, वाटर, लिक्विड अमोनिया, अल्कोहल्स एंड अमाइंस। RCOOH एक्सेट्रा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर वो RNHR लिखा है ना? हाँ जी, RNHR मतलब सेकेंडरी अमाइन। सर वो लिक्विड NH3 है ना? क्या बेटा? सर वो LiQ मतलब लिक्विड ना? हाँ, लिक्विड। नेक्स्ट लिखो आप लोग, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। लिखना। सर हाँ जी, सर वो U इज नॉट इक्वल टू 0 और U इज इक्वल टू 0 क्या है? यू नहीं है बेटा, म्यू है। अच्छा डाइपोलोमेंट। सर, सर वो क्या होता है? डाइपोलोमेंट होता है, पोलरिटी शो करता है। ये नॉन पोलर है मतलब सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, ये पोलर है मतलब क्या है, अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है तो अनसिमेट्रिक है तो म्यू इक्वल्स नॉट 0 आएगा, मतलब वो इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। जी। ठीक है सर। चलो लिखा आप लोगों ने, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक ना आप लोग, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट हाइड्रोजन इज not directly attached with more electronegative atom, so that not directly attached with more electronegative atom, so that these type of solvent, do not furnished proton, furnish के लिए चाहो तो लिख देना give protons। लिख लिया? तो ऐसे सॉल्वेंट जो H प्लस आयन नहीं दे सकते, हम उन सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। लिखना एग्जांपल्स में, पहला है सर डू नॉट के बाद क्या है? डू नॉट गिव H प्लस आयन। पहला दिया आपको ईथर्स, ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना ROR। नेक्स्ट लिख दिया आप लोगों ने साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर पता है आपको, एक साइक्लोस्ट्रम ले लो, लाइक मैंने बोला है ये कंपाउंड ले लिया, आफ्टर ले लिया आप लोगों ने क्या, नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग THF। THF मतलब होता है इट इज टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। इसका स्ट्रक्चर होता है नेक्स्ट दिया दिख नहीं रहा राइट साइड। कौन सी स्ट्रक्चर नहीं देख रहा, वो 6 हेक्सागोनल रिंग बनाई है, पेंटागोनल रिंग बनाई है ना, बोथ आर सेम थिंग। टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। सर ई है क्या उसके लास्ट में? ना ना बेटा ई नहीं है ना, फ्यूरान। नेक्स्ट है आपका सर EMF। इसका मतलब होगा डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इसका स्ट्रक्चर होगा, डू यू नो अबाउट इट कि मिथाइल को हम Me से डिनोट कर सकते हैं? यस यस बताया आप यस लोगों को? सर। चल
तो यहाँ पर लिख दिया इट इज मिथाइल, यहाँ पर लिख दिया मिथाइल, फॉर्मामाइड बोल दिया, इन दैट केस सी डबल बॉन्ड को इट इज एन, सी डबल बॉन्ड को एच। नेक्स्ट लिखा है डी एम ए, दैट इज डाई मिथाइल एसिटामाइड। एसिटामाइड मतलब क्या होगा? 2 कार्बन का अमाइड, बोलो हाँ है ना? ये दिया 2 कार्बन का अमाइड, इस पर एन मिथाइल, एन मिथाइल मतलब क्या होगा? इट इज DMA बोलेंगे इसको। नेक्स्ट मैंने बोला DMSO, दैट इज डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, it is Me as double bond O। सर वो फ्यूरॉन है कि सर फ्यूरान है? फ्यूरान, सर जी सर नॉर्मल फ्यूरान में साइक्लोहेक्सेन होता है और फिर ऑक्सीजन लगा होता है ना? हाँ जी। ठीक है सर। नॉर्मल फ्लोरॉन में यहाँ पर एक बॉन्ड और एक बॉन्ड और आता है, 4 बॉन्ड मतलब 2 डबल बॉन्ड और आते हैं। और सर 5 ही कार्बन रहते हैं क्या? हाँ जी, सब नहीं। कुछ सेम है, बस 2 डबल बॉन्ड लगा दो अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है सर, ठीक है। तो ये फ्यूरॉन क्या होते हैं बता सकते हैं एक बार? ना बेटा अभी नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करें बच्चे, आप बोल लो हेक्सामिथाइल। एक सेकंड रुकना है ना, बनाना मतलब। HMPA एक सेकंड रुकना है। नेक्स्ट है आपका HMPA, दैट इज तो बोलेंगे आप बोलो हेक्सा मिथाइल। सर वो HMDA लिखा है ना? HMPA है फॉस्फोरामाइड। हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। नेक्स्ट एसीटोन। एसीटोन तो सुना होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। Yes, sir. नेक्स्ट ना एंड क्राउन ईथर। क्राउन ईथर सर ये हेडिंग है या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल भी क्राउन ईथर है, और क्राउन ईथर के समझने के लिए आप लोग प्रॉपर तरीके से दोबारा हेडिंग लिखेंगे क्राउन ईथर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि एक बड़ी कैटेगरी होगी। लिखना होमोसाइक्लिक, सर बस 1 मिनट। लिख देना मोनोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 2 ऑक्सीजन एटम।
at least monocyclic ring containing at least 2 oxygen atom are called crown ethers, and they are always symmetrical, and they are always be symmetrical. Excuse me, Sir, sir. सर 2 हाइड्रोजन के बाद To at least सर लिखो किसी के भाई बहन साथ monocyclic ring containing at least 2 oxygen atom, and they are symmetrical in nature. देख लिया? सर एग्जांपल में लिखा था Now next point में लिखना आप लोग representation. तो representation होता है आपका that is x crown y. x मतलब क्या होता है? लिख दिया टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग. y मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. सर टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स लिखा है उसमें एटम्स मतलब सारे एटम्स की सिर्फ सारे एटम्स. ओके सर. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एग्जाम्पल पर देखते हैं अपन लोग. पहला एग्जाम्पल दैट इज 6 क्राउन 2. क्या होगा भैया? तो पहली बात तो 2 ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन को आपको सिमेट्रिकल मैनर में लिखना. इधर आप लोग वर्टिकल लिख लो या फिर हॉरिजॉन्टल वे में लिख दो, आप जैसा लिखना हो. तो बात करें बच्चे अपन लोग वर्टिकल मैनर में लिख दे रहा हूं. सपोज ये 2 ऑक्सीजन. अब 2 ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा? एक C2H2 के साथ मतलब CH2 के साथ जोड़ेंगे अपने. मतलब आपको हमेशा 2 कार्बन के थ्रू ही ऑक्सीजन को जोड़ना है. तो यहाँ पर आ गया आपका एक CH2 ये ऑक्सीजन जोड़ दिया अपन ने. यहाँ पर आ गया एक CH2, ये आ गया दूसरा CH2. तो बात करें बच्चे अपन लोग 2 एटम 4 एटम टोटल 6 एटम हो गए आपके. दैट रिगार्ड्स एज व्हाट 6 क्राउन 3 सॉरी 6 क्राउन 2. Yes. सर वो क्राउन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा. चलो कोई दिक्कत नहीं. तो मैंने बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर 2-4 एग्जांपल ले लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाए क्राउन क्या होता है आपका. तो बेसिकली ऐसे साइक्लिक ईथर जिसमें क्या होता है कि कम से कम 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं उनको बोलते हैं अपन लोग क्राउन ईथर. ठीक है. अब कभी भी 2 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए बीच में कितने कार्बन की नीड होती है? एटलीस्ट क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 कार्बन होना चाहिए. दैट इज CH2 मतलब C2H4 का डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन बोथ ऑक्सीजन एटम. अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग नया क्राउन क्या होगा आपका, नया क्राउन ईथर क्या होगा? तो मैंने बोला कि 2 ऑक्सीजन वाला ले लिया, 3 ऑक्सीजन वाला लेंगे और 3 को मैंने सिमेट्रिकल मैनर में ये लिख दिया 3. अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग, यदि आपको बॉन्ड लाइन से समझ में नहीं आ रहा तो हम प्रॉपर तरीके से भी लिख सकते हैं. मैंने बोला इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितने कार्बन आना चाहिए? बोलो 2 कार्बन आना चाहिए. बोलो है ना? यस यस 2 सर. कार्बन आ गए. नेक्स्ट मैंने बोला इन दोनों के बीच में कितने कार्बन आना चाहिए? 2 कार्बन आना चाहिए. और इन दोनों के बीच में कितने कार्बन आना चाहिए? 2 कार्बन आना चाहिए. तो यहाँ पर जो नया ईथर बना दैट कंटेन व्हाट? हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल एटम्स? दैट इज 9. अरे बोलो क्राउन 3 सही है क्या? यस कितने एटम है टोटल? 9 ही है. और टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं आपके? 3. तो टोटल एटम पहले लिखेंगे और ऑक्सीजन एटम बाद में लिखेंगे. यदि इसको बॉन्ड लाइन के थ्रू देखेंगे अपन लोग क्या होगा आपका कि मैंने लिख दिया एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ये लिख दिया तीसरा ऑक्सीजन, इसको इस टाइप से जोड़ दिया, इसको इस टाइप से जोड़ दिया और इसको कुछ इस टाइप से जोड़ दिया. ये वाला शेप देखा है आप लोगों को कभी? हाँ जी. सर आयरन मैन का आर्क रिएक्टर. आयरन मैन 2. यस सर. चलो
नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग कि पुराने वाला फॉर्मूला और नए वाले फॉर्मूले से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। कि यहां पर देखिए एक डिजिट बढ़ती है और यहां पर क्या होगा, एक साथ 3 डिजिट बढ़ेगी, बोलो है ना। तो नेक्स्ट क्राउन मस्ट भी क्या होगा आपका, दैट इज 12 क्राउन 4। Yes, sir. बोलो, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ में एक चीज और ऐड होती है, 2 कार्बन, मतलब टोटल 3 एटम बढ़ते हैं अपने। तो यहां पर लिख दिया मैंने दैट इज 12 और ये लिख दिया मैंने क्राउन और यहां पर लिख दिया मैंने 4। तो क्या आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे? बोलिए। ये मैंने सिमेट्रिकल वे में लिख दिया। दैट इज क्या होगा आपका 12 क्राउन 4। सर डेफिनेशन में दे आर ऑलवेज सिमेट्रिकल लिखना था क्या, कि दे आर सिमेट्रिकल चले? ऑलवेज सिमेट्रिकल। सर ऑक्सीजन को स्क्वायर शेप में ड्रॉ नहीं कर सकते? जैसे करना आपको ड्रॉ, ये स्क्वायर ही है, वैसे स्क्वायर कैसा होता है? सर ये क्राउन शेप के कारण आ रहा है ना, क्राउन बोर्ड। क्या सर ये शेप क्राउन समान है, इसलिए हम क्राउन बोलते हैं इस वाले को। ये स्क्वायर नहीं है क्या? सर है वैसे। सर नहीं, मैं बोल रहा था 4 कॉर्नर में 4 ऑक्सीजन। तो जैसे तेरे को इसको घुमाना तो घुमा दे भाई, कोई दिक्कत थोड़ी, 45 एंगल से तो घुमाएगा और क्या करेगा। ठीक है, ये 45 गर्दन टेढ़ी कर ले तो वो स्क्वायर ही दिखेगा तेरे को। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो। सर इट्स लाइक नजरिया बदलो नजारे नहीं। 3 क्राउन 6। पहला तो क्वेश्चन ये रीजन मतलब ये राइज हुआ, क्या ये 18 सही है क्या? सर 16 आना चाहिए, है। कुछ और होना चाहिए। सर सही है। सही है। तो चलो एक चीज और तो मैं क्लियर कर दूं कि जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट मस्ट बी नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ चेक इट। सही है क्या? यस पहले सर। वाले में कितना था? 2 था। मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू कितना आएगा? 6। 6। दूसरे वाले में 3 था, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू कितना आता? 9। और मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू कितना आता? 12। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल्स टू क्या होगा? सही है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 18। तो क्या इसको ड्रॉ कर पाओगे आप लोग? अरे बोलो। एक रेगुलर हेक्सागन बनाना आपको, ये तो आता होगा तुम लोग को। Yes, sir. चलो खत्म करो उसको, कि मैं बना दूं? नहीं सर, करते हैं। चलो आप भी सर बना दो। फाइ का भी बनता है ना? बिना? फाइ का भी बनेगा ना? क्या बनेगा? मतलब 5 ऑक्सीजन एटम्स का भी बनेगा ना? हाँ 5 का ही बन जाएगा, वो जितने को बनाना उतने बना लो, आपको कोई दिक्कत नहीं। सर बस इवन नंबर ऑफ H मतलब CH2 होना चाहिए ना? जी सही है क्या? Yes, sir. नाम क्या होगा इसका? 18 pound 6. 18 ग्राउंड 6। तो यदि ऑक्सीजन 5 होंगे तो बताओ आगे वाला नंबर क्या होगा? 15. 15। 15 ग्राउंड 5। क्लियर है? यस सर। तो कंपाउंड देखिए, लाइक मैंने बोला DMSO या कुछ भी देखा पल्लू, तो जहां पर देखिए पल्लू हर जगह पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, लेकिन हाइड्रोजन कहां पर जुड़ा हुआ और किससे जुड़ा हुआ है? तो दैट इज CH और ये जुड़ा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा? बेसिकली कार्बन से जुड़ा है, ना कि ऑक्सीजन से जुड़ा है। बोलो यस और नो। Yes, sir. सिमिलरली मैंने बोला कि DF बोला है मैंने, तो DF में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन से जुड़ा था कार्बन और कार्बन से जुड़ा था हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ जाता है इन दैट केस क्या होता है? दैट बिकम्स क्या होता? पोलर प्रोटिक। यस सर। ऐसा सॉल्वेंट जो क्या होता है? प्रोटॉन दे भी सकता है समटाइम्स यदि नीड होती है। जैसे मैंने बोला वाटर, तो वाटर क्या होता है? ब्रेक हो जाता है एज H+ एंड OH-
मतलब H+ उससे आप लोग निकाल सकते हैं, अल्कोहल से हम H+ को निकाल सकते हैं। तो जहां से H+ निकलना बहुत आसान होगा वो सभी सब्सटेंस क्या होंगे आपके पोलर प्रोटिक में आएंगे। और इनमें H दिया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिया है, लेकिन H डायरेक्टली बाउंडेड नहीं है टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन दैट केस क्या है, सॉल्वेंट तो है, पोलर भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया, अनसिमेट्री की। बोलो तो यहाँ पर क्या होगा आपका डाइपोल मोमेंट, देखिए आप अलोंग एनी कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगा आपका, इट इज नॉट जीरो। दोबारा बता दीजिए ना एक बार ये पूरा। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन देखिए अपन लोग यहाँ पर क्या, ईच ऑक्सीजन कंटेनिंग 2 लोन पेयर प्रोटॉन, बोलो है ना। अब 2 लोन पेयर प्रोटॉन होंगे, इन दैट केस क्या होगा, मॉलिक्यूल मस्ट भी क्या होगा, पोलर इन नेचर। सर ये NCH वाले बता दीजिए ना सर दोबारा, वैसे नहीं समझा था। मैंने बोला हाइड्रोजन यदि नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा होता तो क्या होता, पोलर प्रोटिक होता। यस सर। कार्बन जुड़ा, इन दैट केस क्या है, पोलर ए प्रोटिक। यस सर। तो ये सारे एग्जांपल जो दिए हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे डायरेक्टली पूछते हैं, हमेशा नहीं आपको ये स्ट्रक्चर वगैरह देंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये सॉल्वेंट है किस कैटेगरी, पोलर प्रोटिक है कि पोलर ए प्रोटिक। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज, सर वो डाइपोल का क्या बोल रहे सर, डाइपोल 0 होगा, वो क्या बोल रहे थे आप? बेटा डाइपोल तो मैं पढ़ा है क्या आपने? सर उतना ज्यादा नहीं पढ़ा है। हाँ तो एक काम करो, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो तो नाउ नेक्स्ट लिखना आप लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर तो यार डायरेक्टली बोल पाएंगे आप लोग क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट। A solvent whose dipole moment is 0. A solvent whose dipole moment is 0. तो ऐसा कोई सॉल्वेंट जो आपको याद हो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, CCl4। CCl4, बहुत बढ़िया। तो लिख दिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, डाइपोल मोमेंट 0 होगा, वाई जो एज पर द हाइब्रिडाइज है, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ टर्म, ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल। यस सर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट मैंने बोला साक्षात बेंजीन, यस है, सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट मैंने बोला साइक्लोहेक्सेन, लीनियर नहीं है बट सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा, लिख लिया। तो बता सकते हैं बस सर यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट 0 की हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ डाइपोल मोमेंट बेटा पढ़ लो एक बार, ये चीजें एक्चुअल में इतनी सिली चीज पूछ रहे हो कि समझाने में मुझे खुद लग रहा है ऐसा ना, तो ये एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट थोड़ा समझो तो मतलब तुम्हें 0 भी नहीं आता एक्चुअल में, थोड़ा बहुत आता होता ना तो मैं समझाता तुम्हें। ये तो सर केमिकल बॉन्डिंग के बाद ही आएगा। हाँ केमिकल बॉन्डिंग में आता डाइपोल मोमेंट, पहले उसको पढ़ लेंगे देन आफ्टर इस चीज को अपन लोग मतलब पूछेंगे, ठीक है ना। ओके सर ठीक। सर आपने और नॉन पोलर सॉल्वेंट की सर डेफिनेशन क्या बताई? जिसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है आपका, 0 होता है, यस ठीक है। ओके सर। CH4 मतलब भैया क्या CH4 इसके एग्जांपल में आ सकता है? No, sir. CH4 is polar or non-polar? Non-polar। बोलो। सर नॉन पोलर। Non-polar, डाइपोल मोमेंट 0 है, यस। बट ये गैस है, ये सॉल्वेंट का भी हो सकता है? नो सर। नहीं हो Sir, सकता। gas. चलिए अच्छा यदि बात करें अपन लोग, डू यू नो अबाउट क्लोरोफॉर्म? Yes, sir. सर नाम सुना है। क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस? Sir, liquid. लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है ना। Yes, sir. क्या होगा, पोलर, नॉन पोलर कि पोलर में प्रोटिक ए प्रोटिक? Sir, प्रोटिक को पहले तो ये बात करें अपन पोलर लोग, प्रोटिक। पहले तो ये बात करें अपन लोग, ये पोलर है यस और नो? यस Yes. सर। पोलर है, डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉट 0, अनसिमेट्रिकल है। यस सर। प्रोटिक है कि ए प्रोटिक है? प्रोटिक। ए प्रोटिक, ठीक है, क्योंकि Yes. हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन। कार्बन से जुड़ा। चलिए तो आगे बढ़े क्या जी। तो सॉल्वेंट एक्चुअली मैंने आपको कल बताया था, इसके बारे में थोड़ा बहुत एडिशनल पार्ट दिया मैंने आपको, ठीक है। बाकी सॉल्वेंट को आप लोग दोबारा रिकॉल करेंगे। चलो
सर एक काम करे बच्चे, अपन लोग नए पेज से नई हेडिंग लिखो आप लोग, भले ही एक लाइन लिखी हो आप लोगों ने इस पेज पर लिखना। इलेक्ट्रॉन displacement in covalent compound electron displacement in a covalent compound लिख लिया। Yes, अब बात करें बच्चे अपन लोग कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, उनके बेस पे क्या होते हैं, कुछ इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास में दो ही इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है परमानेंट और दूसरा होता है आपके पास टेम्परेरी। एक होगा आपका टेम्परेरी, टेम्परेरी इफेक्ट, और दूसरा है आपका परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट में देखिए अपन लोग, पहला आता है आपका दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय सिंबल कैपिटल ई, आइदर प्लस और माइनस, दो टाइप के इफेक्ट होंगे। इसको मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा और इसको हर बार पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हेडिंग कभी नहीं होगी, लेकिन इसको पढ़ते रहेंगे बार बार। नेक्स्ट होगा आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इसको हम लोग कभी भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सर ये मरिक का कुछ मीनिंग है क्या? किसका? मरिक का? हाँ जी। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, परमानेंट में आएगा आपका सबसे पहले रेजोनेंस, या फिर इसको बोलते हैं अपन लोग मीजोमेरिक। तो यहां पर भी क्या होंगे, दो टाइप के इफेक्ट होंगे, आइदर प्लस और माइनस आर होगा, या फिर प्लस और माइनस एम होगा। मैंने यहाँ पर और लगाया, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। सर वो सिर्फ Next आता है मेसोमेरिक आपका- है या इफेक्ट भी है सर सामने? हाँ बेटा, सर सिर्फ मेसोमेरिक है या मेसोमेरिक इफेक्ट है? हाँ इफेक्ट तो लगाने हैं आपको, है ना, इफेक्ट ऊपर लिखा है। ओके, यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें भी प्लस और माइनस दोनों होते हैं, दैट इज नोटेड बाय कैपिटल एच। तीसरा है आपके पास में इंडक्टिव इफेक्ट, इसको बोलते हैं अपन लोग आई इफेक्ट, आइदर प्लस आई और माइनस आई। सर वो CHCl3 इंक्लूडेड था ना नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल में? क्या सर वो CHCl3 लिखना था ना वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर? ये पूछा था बस मैंने आपसे। ओके सर। टोटल कितने इंटरमीडिएट आए थे? 6 इंटरमीडिएट। कौन कौन से थे? कार्बो, तो कार्बो, कटायन, कैटायन, कार्ब, कार्बन, एनायन, फ्री रेडिकल, 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 बेंजीन, सॉरी बेंजाइन, बेंजाइन, कार्बीन एंड नाइट्राइल। नाइट्रीन। और बोलो है। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग ये जब ये सारे इफेक्ट अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे,
पूरा याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, देन आफ्टर अपन लोग क्या क्या चीजें कंक्लूड कर पाएंगे। मैं किसी भी टाइम कोई भी कार्बोकेटाइन होगा उसको रीअरेंज करना, उसके एसपीटी के ऑर्डर में उसको अरेंज करना, डिफरेंट काइंड ऑफ 50 कंपाउंड दिए होंगे, उनको अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर पाएंगे। तो इनसे बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। स्टार्टिंग में मे भी आपको फील होगा कि ये कब खत्म होगा, ये तीनों जब खत्म होंगे उसके बाद मजा आएगा। ठीक है, ये सब चीजें आप प्रॉपर तरीके से आप जानने लगोगे, देन आफ्टर इनके एप्लीकेशन पार्ट को लिया जाएगा। ठीक है भैया, यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग फिलहाल के लिए रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, ये दोनों के होते हैं आपके एक ही होते हैं। मैं रेजोनेंस लिखूं या मेसोमेरिक, दोनों का मतलब क्या रखेंगे आप लोग, एक ही मान के रखेंगे। तो स्टार्ट करें क्या? यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग कि टेम्परेरी का मतलब क्या होता है और परमानेंट का मतलब क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बोलिए हाँ या ना। यस सर। टेम्परेरी कब होता है आपका? जब हमने कोई रिएक्शन कराई, अब रिएक्शन करा रहा है, इन दैट केस क्या होगा, उसी इंस्टेंट पर कोई सब्सटेंस बाहर से आया होगा और रिएक्ट करने के लिए आया होगा, इन दैट केस दैट इफेक्ट इज एप्लीकेबल। बट परमानेंट का मतलब क्या है, एक कंपाउंड दिया, कंपाउंड में ऑलरेडी क्या है, कुछ चीजें लगी हुई हैं, उसके बेस पे वो इफेक्ट क्या हो रहा है आपका, ऑब्जर्व हो रहा है, दैट मस्ट बी कॉल्ड क्या होगा आपका, परमानेंट इफेक्ट। अरे बोलो हाँ है ना। यस। तो इसमें देखिए अपन लोग सबसे पहला हेडिंग लिखना आप लोग, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों ने, बोलो है ना। यस। तो केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस की डेफिनेशन में भी लिखाई होगी, थोड़ा बहुत यदि टूटी फूटी याद हो तो बता पाओगे रेजोनेंस होता क्या है बेसिकली? सर वो delocalized ion. Delocalize of what? लिखना पहला पॉइंट, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट लिखना। इट इज delocalization of pi electron. It is delocalization of pi electron. delocalization का मतलब क्या होता है? अरे बोलो। सर उसकी प्लेस फिक्स नहीं है, वो मूव कर सकता है। तो लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है अपना, इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। फॉर एग्जांपल बात करें बच्चे आप बोल लो, सर पाई बॉन्ड बोला ना। हाँ जी सर डीलोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड बोला ना। हाँ जी, डू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर एक और बार रिपीट कर दो प्लीज। इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यस सर। तो बताओ भैया, हम लोग जो हैं वो क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं कि डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड भाई साहब, बिकॉज अपनी पोजीशन को मूव कर सकते हैं। शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अरे बोलो है ना। यस सर। बट यदि हम जिन घर में रहते हैं, जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो लोकलाइज होती है कि डीलोकलाइज होती है? हाँ लोकलाइज होंगे। ठीक है ना। तो लिखना आप लोग नेक्स्ट पॉइंट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। इट इज परमानेंट इफेक्ट। थर्ड पॉइंट, सर परमानेंट होगा कि टेम्पररी होगा? परमानेंट। सर पर डीलोकलाइज हो रहा है तो परमानेंट होगा। लोकलाइजेशन परमानेंट कैसे होगा? सब पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है ना। तो क्या हुआ? टेम्परेरी होना चाहिए ना। हाँ सर भाई टेम्पररी होगा तभी तो स्विच करेगा ना। सर इफेक्ट परमानेंट है ना? अरे बोलो ना बेटा, इट इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, सर लेकिन अभी भी नहीं समझा सर, डीलोकलाइज क्यों लिखा है पहले? लिख लो बेटा। सर इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दैट मस्ट बी क्या, थर्ड पॉइंट है ना। इट इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। मुन्नाली आप हैं, कोई और है? यस सर। इट इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल और आयन। मॉलिक्यूल और आयन शोइंग रेजोनेंस। शोइंग
resonance cannot be represented molecule or ion showing resonance cannot be represented by a single Lewis structure by a single Lewis structure. So, सर For- शोइंग रेजोनेंस के बाद क्या था? showing resonance cannot be represented by single Lewis structure. So, to explain resonance, two or more. So, to explain resonance, two or more सर एक different. बार रिपीट कर लो. So, to explain resonance, two or more different Lewis structure are required. Clear? Yes, sir. Now, next point. कौन सा नंबर का वो पॉइंट? Fifth. फिफ्थ पॉइंट लिखना आप लोग. The structure which are generated by resonance. सर are required के बाद The structure which are generated by resonance are called तो जनरेटेड के बाद क्या है? generated by resonance are called resonating structure. सर आप एक और बार ये वाला पॉइंट रिपीट कर देंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया. The structure which are generated by resonance are called resonating structure. ब्रैकेट में लिखेंगे आप लोग कैपिटल R कैपिटल S. कोशिश करो पूरा लिखो और शॉर्ट फॉर्म यूज करो इन दैट केस. कभी जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला तो हमेशा RS ही लिखेंगे आप. ऐसा नहीं है पूरा का पूरा लिख दिया. ठीक है ना? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म सुना है क्या? Yes, sir. और कैनोनिकल फॉर्म नाउ नेक्स्ट पॉइंट द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर. क्यों तू किस पर लिख रही है? लाइन क्यों नहीं? कौन सी किताब? कौन सी मतलब कौन सा है ये बुक? थोड़ा स्पेस देख ली बेटा. क्या लिखा आप लोगों ने? द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल resonating structure. The intermediate structure of all resonating structure is called resonance hybrid. Is called resonance hybrid. सर ये पॉइंट रिपीट कर सकते? The net charge सर एक बार रिपीट करेंगे? the net charge on a molecule. सर उसी में कंटिन्यू ना. Next point. The net charge on a molecule is always constant. Is always constant in all resonating structure. In all resonating structure. It means
It means there is no exchange of electron. It means there is no exchange of electron from another sources. It means there is no exchange of electron from another sources. Clear? Yes, sir. लिखना next point. In resonance phenomena, the position of electron in resonance phenomena, सर ये next point है. हाँ जी, the position of electron changes सर एक बार प्लीज रिपीट. in resonance phenomena. The position of electron changes, but position of atoms, but position of atom, but position of atom remains, but position of atom remains same. सर रिमेन्स के बाद क्या है? Remains same. लिख लिया? Yes, sir. Now next point. In all resonating structure, total number of electron remains same. Total number of electron remains same. देखिए कितने पॉइंट हो गए? So no हो गए. 9 हो गए सर. 9 के बाद में एक नोट पॉइंट लिखना, देन आपने 10 पॉइंट लिखना. इलेक्ट्रॉन पेयर सर ये नोट है क्या? हाँ जी, एक नोट पॉइंट है. इलेक्ट्रॉन पेयर which can form a pi bond, electron pair which can form a pi bond is called pi electron pair. जो बना सकता है, जो बना रहा है ये मैटर नहीं कर रहा, जो बना सकता है वो भी क्या होगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर में कंसीडर होगा. which can form pi bond is called pi electron pair. Now next point जो भी आपका 10th नंबर का पॉइंट, the hybridization state of Note point. हाँ जी, सर ये note point के बाद 10th वाला है क्या? 10 point. The hybrid state of each atom, the hybridized state of each atom in all resonating structure, the hybrid state of each atom in all resonating structure is in all resonating structure is always same, is always same. क्लियर है? फिर से एक और नोट पॉइंट, if a lone pair, if a lone pair is part of the resonance,
इफ सर ये नेक्स्ट पॉइंट है ना? हाँ जी, if a lone pair is a part of resonance, then it cannot be part of hybridization. If a lone pair is a part of the resonance, then it cannot be part of hybridization. तो यहां पर आके अपन लोग कुछ बातें देख सकते हैं क्या होता है रेजोनेंस, थोड़ी देर समझेंगे अपन लोग। बेसिकली मैंने बोला डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई बॉन्ड पहले कभी कहीं और बना था, अब कहीं और बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए कॉन्जुगेशन सिस्टम, जो थोड़ी देर से अपन लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बात बोली है दैट इज क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ये बात बोली अपन लोग। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे, लाइक लिखा है दैट इज CH3 नेगेटिव। क्या दिया बेटा आपको? CH3 नेगेटिव, दैट मस्ट बी रिगार्ड एज व्हाट? मिथाइल कार्बोनाइन। Yes, sir. क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोनाइन। अब क्वेश्चन रेज ये हुआ, व्हाट अबाउट हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम दैट इज कार्बन। कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? sp3. sp3 कैसे निकाला अपन लोगों ने? इधर फॉर्मूला यूज कर लो और बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना है और कभी भी किसी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर कम से कम एक लोन पेयर तो हो गई आपका। तो यहाँ पर 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दैट केस क्या होगा? इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज, तो ज्योमेट्री बिकम्स क्या होगा? Tetrahedral. ज्योमेट्री बिकम्स क्या होगा? पिरामिडल। और बोलो हाँ सर। चार चाहिए ना? Yes, sir. एक की जगह तो अपने लोन पे लगा दिए, मतलब क्या होगा? इट मस्ट बी ट्राइगोनल बाई, सॉरी ट्राइगोनल क्या होगा? पिरामिडल। Yes, sir. अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट अभी तक तो अपन ने बिल्कुल सही हो रहा कि यहाँ पर देयर इज नो रेजोनेंस, इन दैट केस ऐसा हुआ। अब मैंने एक अनदर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया और यहाँ पर लिख दिया CH2 पर नेगेटिव चार्ज, देन आफ्टर क्या लिखा है? CH, देन आफ्टर क्या लिखा है? CH, और ये हो गया आपका CH2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम कॉन्जुगेशन सिस्टम ढूंढते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव बॉन्ड। तो मैंने बोला यहाँ पर कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में से किसी एक के बारे में डिस्कस कर ले। तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो दो चीजों के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड आता है तो दैट इज नोन एज व्हाट? कॉन्जुगेशन सिस्टम। या फिर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, तो दैट मॉलिक्यूल विल एक्सिबिट अ फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो पहले क्वेश्चन यदि रेज ये होता है आपका, व्हाट अबाउट द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दैट कार्बन, तो बताइए क्या बोलेंगे हम लोग? क्या होगा हाइब्रिड स्टेट? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है अभी? 3. सर कौन से वाले की पूछा? और लोन पेयर कितने? 1. इन दैट केस हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? sp3. 3. 3 होगी। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है? 3. Yes, sir. सिग्मा बॉन्ड 3, एक पाई बॉन्ड ना? Yes, sir. Yes. इन दैट केस क्या होगा? इट इज sp2 sp2. होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो रहा है? 3. 3, sp2. दैट इज अगेन sp2। तो ये sp2 है, ये sp2, एंड व्हाट अबाउट दिस वन? sp3। Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, ये जो आंसर है आपका गलत है, बाकी दोनों कार्बन के लिए सेम। इन दैट केस पहली बात तो ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहा है, तो रेजोनेंस शो करता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो दैट इज द सिंबल ऑफ रेजोनेंस। यदि आपको ये सिंबल दिखा तो समझ जाना कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? आपका रेजोनेंस हो रहा है। अब मैंने बोला यहाँ पर कभी भी कोई भी एटम और मॉलिक्यूल चार्ज अच्छा लगता है उसके ऊपर क्या? अरे बोलो, हमेशा क्या चाहता हूं कि पहली चीज स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हर व्यक्ति क्या चाहता है, या हर एटम क्या चाहता है? एटलीस्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो। अरे बोलो Yes, sir. Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन रेज हुआ, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? 3 No, से sir. मतलब 6 और एक Yes. लोन पेयर, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। Yes. अब और स्टेबल क्या कर सकते हैं इसको? तो भैया इस पर चार्ज, और ये नहीं चाहता कि मेरे पास चार्ज हो। अरे बोलो है ना, हर एटम चाहता है ना कि वो न्यूट्रल रहे ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद में।
तो चार्ज अगर इन दैट केस क्या होगा, इट बिकम्स रिएक्टिव और अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या चाहेगा कि नेगेटिव चार्ज कहीं चला जाए, इन दैट केस इट बिकम्स न्यूट्रल। अरे बोलो हाँ है ना? Yes, sir. तो ये इनिशिएट ये करेगा, व्हाई सो, बिकॉज ये अनस्टेबल था और ये चाहता है स्टेबल होना। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया कि इसने फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड किया। अब यार एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? दो इलेक्ट्रॉन। क्या इसके पास कैपेबल है कि 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में बॉन्ड बनाने के लिए? Yes, sir. बिल्कुल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दैट केस ये बॉन्ड बना सकता है। अब बॉन्ड बना सकता है और बॉन्ड बना भी दिया, इन दैट केस इसने एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का और इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया होगा, वो वाला दोनों के दोनों शेयर कर दी, तो टोटल चार्ज इसके पास कितना आएगा? दैट बिकम्स 1 पॉजिटिव चार्ज। एक तो खुद का शेयर कर ही रहा है और दूसरा इसको शेयर कर दिया इसने, इसको डोनेट किया ना, इस पर कितना चार्ज आएगा टोटल? इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना? Sir, coordinate bond बनाए. सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड। चलो छोड़ो, एक काम करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर जब ये बॉन्ड बनाएगा तो एक नया बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ कोवैलेंट, सॉरी व्हाट इज द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ कार्बन? कितना होता है कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी? 4. 4 से एक्सीड कर सकती है क्या? No, sir. तो टोटल वैलेंसी कितना शो कर रहा है राइट नाउ? बीच वाला कार्बन कितने 4. बॉन्ड बना रहा है? 4. 4। अब एक नया बॉन्ड जब बनेगा तो बताइए दैट बिकम्स 5th नंबर का बॉन्ड। 5th. अरे बोलो 5th नंबर का बॉन्ड, तो बताइए क्या ये कार्बन एग्री करेगा? No, sir. और यदि जबरदस्ती बना दिया इन दैट केस, उसको तो 4 बॉन्ड मेंटेन करना, इन दैट केस वो एक ऐसा बॉन्ड को तोड़ेगा दैट मस्ट बी वीक बॉन्ड। तो इसके पास में वीक बॉन्ड कौन सा है? Pi bond. पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड ये यहां पर इसको तोड़ देगा। इन दैट केस सीधा स्ट्रक्चर, जब इसने बॉन्ड ले लिया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, एक तो इलेक्ट्रॉन खुद का था, Yes, sir. तो एक इलेक्ट्रॉन किसका था? इस वाले कार्बन का। इन दैट केस क्या होगा? ये बन गया CH2 और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर राइट नाउ देखिए अपन लोग सिंगल बॉन्ड आ गया और अब राइट नाउ यहां पर डबल बॉन्ड है। से यस और नो? तो प्लीज दोबारा समझाएंगे सर, नहीं समझ रहे उतने अच्छे से। बहुत बढ़िया वेदांत, समझने की कोशिश मत करो, तुम बस बोलो। समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा एक और एग्जांपल लेंगे. फिर से ट्राई करें। नहीं, एग्जांपल तो अपना यही है सबसे सिंपलेस्ट। इसी को एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से समस्या बोलो, है ना? तो अब एक काम करते हैं बच्चे, बोलो पहले बात ये समझा ही नहीं सर, रेजोनेंस क्या उतने अच्छे से। सब Yes, sir. बच्चे बोलो। लिखा हुआ है सबसे पहले CH2 पर नेगेटिव चार्ज, दिख रहा है आपको? Yes, Yes. sir. नेक्स्ट लिखा है आपका CH डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत? No, sir. अब इस पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो हाँ है ना? यस सर। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो क्या इस इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? बोलो हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ है ना? Yes, sir. इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ है ना? यस सर। तो मैंने बोला है ये चाहता है ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन कोई इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, इन दैट केस इट बिकम्स न्यूट्रल। Yes, sir. अब नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल बनाना है, इन दैट केस एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट ही कराना पड़ेगा। बोलो है ना? यस सर। एक इलेक्ट्रॉन जब इससे हटा दिया जाएगा, इन दैट केस क्या चार्ज आएगा इसके ऊपर? 7। Yes, sir. और ये आ गया न्यूट्रल चार्ज। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है इसके पास में? 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और वो इलेक्ट्रॉन मैंने किसको दे दिया? इसको दे दिया। तो ये तो पहले ही बोलेगा क्या कि भाई साहब मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और जगह पे नहीं है, 9th नंबर का इलेक्ट्रॉन कहां रखूंगा? अरे बोलो। Yes, sir. इन दैट केस इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहां पर पहली बात तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरा एक क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज भी आया क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन लिया है। यस बोलो सर। है ना? Yes, sir. अब ये अपनी एसपीटी गेन करने के लिए क्या करेगा?
इस इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट कार्बन पर ट्रांसफर कर देगा। बोलो हाय ना। ये वाला प्लीज स्टार्ट से बताइए ना। सर लेकिन वो सर मतलब दूसरा वाला सर लेगा कि उसका तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सर वो बाजू वाले कार्बन का क्यों लेगा रुक तो जब जा, देखे। यस सर। तो फिर से देखते हैं और अच्छे से बात करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है, यस 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। हाँ सर। Yes, sir. अब इससे बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन तेरे को लेना है, इन दैट केस क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा। यस सर। और बॉन्ड तोड़ देगा तो ऐसे तोड़ेगा कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन की Yes. कमी हो जाए, इन दैट केस क्या होगा, वो चाहता था 1 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन टूट गए दोनों, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया। इन दैट केस इस पर एक नेगेटिव चार्ज भी आएगा। बोलो हाय ना। यस सर। इन दैट केस इसका 1 इलेक्ट्रॉन और ले गया ये, तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यस सर। अब बताइए क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है राइट नाउ? सर ये क्या है?